हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज जारी है और लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट सेशन जो एमसीक्यू का मैं लेके आने वाला हूं वो होगा फाइनल अकाउंट्स पे। तो अकॉर्डिंगली आज फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज में लेके आया हूं और इसके बाद वाला सेशन भी फाइनल अकाउंट्स के ही एमसीक्यूज रहेंगे। और काफी सारे बच्चों ने पूछा कि नए टॉपिक्स के एमसीक्यूज कब आएंगे, तो वो एमसीक्यूज भी जैसे ही पुराना सिलेबस खत्म होगा, जो कि अब खत्म होने वाला है, उसके बाद नए टॉपिक्स जो आपके इंक्लूड हुए हैं उसके भी एमसीक्यूज में लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज टू असर्टेन। फाइनल अकाउंट्स मतलब जब हमारा ईयर एंड होता है तो उस वक्त हम अपना प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए या अपनी पोजीशन स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट से पता चलती है वो देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बनाते हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज टू असर्टेन ए प्रॉफिट और लॉस, बी कैपिटल, सी वैल्यू ऑफ एसेट, डी प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो क्या शो करता है। ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा दो तरह का अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो भी याद रखो, उसमें हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा, क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस भी कई बार निकलता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इस केस में क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बैलेंस शीट शोज। बैलेंस शीट क्या बताती है, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एरर ऑफ अकाउंट्स या टोटल डेटर। देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉफिट या लॉस कौन बताता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एरर ऑफ अकाउंट्स, ये तो छोड़ो, एरर ऑफ अकाउंट्स हो तो हम ट्रायल बैलेंस बना के देख लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में पता चलता है। बैलेंस शीट की बात हो रही है। टोटल डेटर तो एसेट्स हैं, ये तो डेटर अकाउंट से पता चल सकता है हमारा। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन जो है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम अपनी लायबिलिटीज पे कर सकते हैं कि नहीं, डेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, वो सारी चीजें हमें कहां दिखती हैं, बैलेंस शीट में। तो बेसिकली बैलेंस शीट में तीन चीजें, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज हमें दिखती हैं। और वही चीजें जो एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट हमें दिखाती है, उसी को हम फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं कि फाइनेंशियली हम किस तरह से है, फाइनेंशियली हम कैसे हैं, स्केर्ड हैं कि नहीं है, हम अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, उसके मुकाबले हमारे एसेट्स कितने, हमारी कैपिटल कितनी है, ये सारी चीजें हमें कौन बताती है, बैलेंस शीट, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। कि अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो क्या देखनी पड़ेगी, दैट इज बैलेंस शीट। क्लियर है? तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं कब, ए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, बी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, सी फॉर द होल ईयर, डी नन ऑफ द अबव। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको पता है कि हम अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, कुछ भी हम अपना जो अकाउंटिंग पीरियड बना सकते हैं जो कि 12 महीने का होता है। तो एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड हम बनाते हैं। सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कि कितने महीने का होता है, 12 मंथ्स का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट्स अब कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑन एवरी दिवाली, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखिए दोस्तों, अभी इसी का जवाब भी मैंने दिया, इसका जवाब भी सेम ही है। फाइनल अकाउंट्स हम कब बनाएंगे, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा। अब अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीने का पीरियड, और वो 12 महीने कहां से शुरू होते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। आप जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक बना सकते हो, आप 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक बना सकते हो, ये मर्जी आपकी रहती है।
इट मींस जब आपका अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो, वो कोई भी डेट हो सकती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। जरूरी नहीं है एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ये भी जरूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बनाया जाए। असेसमेंट ईयर आपको पता है, टैक्स में आपने पढ़ा होगा, जिस ईयर पे हमारी इनकम पे टैक्स लगता है। ऑन एवरी दिवाली, दिवाली से दिवाली, जरूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट इज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड एक्सेस है, यानी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? आपको याद होगा कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो इस तरह से ये डेबिट साइड आपकी आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई। डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंसेस। और आपको ये भी याद करा दूं कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो एक्सपेंस हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और इनकम्स हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपके एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है, यानी आपके खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो इट मींस कि आपका लॉस हुआ। एक्सपेंस ज्यादा, खर्चे कम, इट मींस वो क्या है? वो नेट लॉस है। तो अगर ये साइड बड़ी हो तो यहां पे क्या आ जाता है? नेट लॉस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो, ये वाली साइड बड़ी हो, तो यहां क्या आता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कहा कि डेबिट साइड एक्सेस है, यानी एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, तो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, तो लॉस, तो उसको हम बोलेंगे नेट लॉस। तो ये रहा इसका सही आंसर। अगर ये साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड, अगर जो क्रेडिट साइड है वो एक्सेस में है और डेबिट साइड कम है, यानी इनकम ज्यादा और खर्चे कम, तब हमारा प्रॉफिट रहता जो वो रहता नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता। ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। ग्रॉस लॉस भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो लॉस भी, ग्रॉस लॉस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो आई होप आपको आंसर मिल गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। अगर सैलरीज और वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिए तो उसको हम कहां देंगे? देखिए दोस्तों, दो वर्ड से बना है ये, सैलरी और वेजेस। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहले लिखा हो, इट मींस ये सारे के सारे इनडायरेक्ट माने जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे कहां आते हैं? आपको पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी मैंने बताया कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में आते हैं। तो सैलरीज एंड वेजेस दो चीजें होती हैं, सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है, यानी वर्ड सैलरी पहले दिया गया है, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका मतलब जितनी भी सैलरीज एंड वेजेस है उसमें मोस्ट पार्ट सैलरीज का है, तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सो ऑप्शन से रीड कर लेते हैं। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, गलत। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज आएगी? अगर वेजेस एंड सैलरीज दी हो, ये आपने याद रखना है। अगर वेजेस एंड सैलरीज दी हो तब ट्रेडिंग आपका डेबिट साइड में आएगी ट्रेडिंग अकाउंट की। लेकिन यहां पे क्या है? सैलरीज एंड वेजेस, तो कहां आएगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में भी आते हैं, लेकिन ये क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, देख लें इसको। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हम बैलेंस शीट है वो हम किन बैलेंसेस को लेके बनाते हैं? ऑप्शन ए, ऑल बैलेंसेस इन द लेजर। लेजर में जितने भी बैलेंस हैं, एसेट का बैलेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस है, इनकम का बैलेंस है, लाइबिलिटीज का बैलेंस है, तो जितने भी बैलेंस लेजर में उसको लेकर। बी, बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, जितने पर्सनल अकाउंट के बैलेंस है, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी के नाम का, किसी बिजनेस के नाम का अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको लेके बनाया जाता है। सी, बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, रियल मतलब एसेट्स के अकाउंट के बैलेंस को लेके। और डी, बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। देखिए 3 अकाउंट थे रियल, 3 अकाउंट आपको याद होगा। वो 3 अकाउंट कौन कौन से हैं? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, राइट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन, ये सब हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। कहां? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी चीजें, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, जितनी भी चीजें हैं वो कहां पे आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में।
तो बाकी बचा क्या, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। इसके सारे बैलेंस हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में। तो याद रखो जो बैलेंस शीट होती है उसमें एक्सपेंसेस या इनकम्स नहीं रिकॉर्ड होती, उसमें सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट, रियल यानी एसेट्स के अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, कोई भी वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है, तो उनके बैलेंसेस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स आर केप्ट। हम फिक्स एसेट अपने बिजनेस में क्यों रखते हैं, ए फॉर अर्निंग रेवेन्यू, बी फॉर कन्वर्जन टू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, सी फॉर रीसेल, डी फॉर गेटिंग लोन बाय मॉर्गेज। देखिए फिक्स एसेट हम अपने बिजनेस में इसलिए रखते हैं ताकि हम बिजनेस में अर्निंग यानी पैसा कमा सकें, रेवेन्यू अर्न कर सकें, ठीक है, फॉर अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फिक्स एसेट को हम बिजनेस में रखते हैं ताकि उनका यूज करके, उनका इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू जनरेट करें। बी पार्ट जो है फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल। बेचने के लिए कभी भी फिक्स एसेट नहीं खरीदे जाते। जैसे कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो एसेट हमने खरीदा, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी, वो इसलिए नहीं खरीदी कि हमने उसको बेचना है, जितनी जल्दी हो सके बेचना है, हमें उसको यूज करना है किसके लिए, फॉर अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है, इसलिए ये गलत है। फॉर रीसेल, बेचने के लिए जो एसेट खरीदे जाए उनको गुड्स कहते हैं या परचेजेज कहते हैं। तो वो हमारा, जैसे जो हमारा जो बिजनेस है उसमें जो स्टॉक पड़ा हुआ जिसको हमें कस्टमर में बेचना है, तो वो गुड्स या परचेजेज या वो स्टॉक, उसको अगर हम खरीद रहे हैं तो दैट इज फॉर रीसेल। फिक्स एसेट रीसेल के लिए नहीं होते। और डी फॉर गेटिंग लोन बाय मॉर्गेज, तो लोन लेने के लिए हम पहले फिक्स एसेट खरीदें, कहां की तुकबंदी है, कहीं की नहीं है, तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल क्या है, ए करंट एसेट, बी टेंजिबल एसेट, सी इंटेंजिबल एसेट, डी फिक्टिशियस एसेट। दोस्तों करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल शेप होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो गुडविल एक हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स जो फेक हैं, मतलब दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं एसेट्स की। एक तो खरीदा गया एसेट्स, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट वो है जो जिसके ऊपर खर्च किया गया, जिसको यूज भी किया गया लेकिन बेच नहीं सकते। जैसे ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने अपनी एड करने के लिए, प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया है, तो उसमें जो आपने खर्च किया वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो मैंने पहले भी कहा कि जो एसेट हमें रेवेन्यू जनरेट करे, जो चीज हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे, वो हमारा एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली हमें रेवेन्यू तो जनरेट करके देते हैं, लेकिन इनको हम बेच नहीं सकते, क्योंकि जो हमने एड पे खर्चा कर दिया, प्रमोशन पे खर्चा कर दिया, इसको हम लास्ट में बेच नहीं सकते। ऐसे एसेट को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। तो गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसको हम छू नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट पे, चूज द करेक्ट एसेट्स, करंट एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें करंट एसेट्स देखने हैं। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, कैश, स्टॉक, डेटर या ऑल ऑफ दिस। कैश हमारा करंट एसेट है क्योंकि ये तो हार्ड कैश है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक यानी वो चीज जो आपके शॉप में, अगर आपका जो बिजनेस है उसमें जो चीज आप बेच रहे हो, जो आपके स्टॉक दुकान में पड़ी हुई है या आपके गुडोन में पड़ी हुई है, जिसको अपने कस्टमर को बेचना है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। डेटर्स जिनको आपने उधार दिए और वापस लेना है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे करंट एसेट्स हैं। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीस। चलिए नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मोस्टली, इस चीज पे गौर करोगे आप, मोस्टली ये आपका ट्रायल बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, नीचे होता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, मान लो यहां पे दिया 5,000 का, तो ये कहां आएगा, देखिए क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में। और कहां आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। लेकिन अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट में बाहर दिया है तो ये दो जगह आएगा। कहां, बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा, जैसे मैंने अभी बताया, साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया है अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर ये एक जगह पे आता है। याद रखो ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसके अंदर जो भी चीजें दी होंगी वो सिर्फ एक जगह पे आती हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, बाहर एडजस्टमेंट होती है, वो दो जगह आती है, जिसमें बैलेंस शीट कॉमन रहती है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर दिया है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। और कहां आएगा, एसेट साइड में। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल नहीं। ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल। ये बैलेंस शीट की
एसेट साइड में आएगा और यहां ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल भी नहीं। हाँ, फिर से बता रहा हूं, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया होता ट्रायल बैलेंस के बाहर, तब ये बैलेंस शीट में भी आता और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको फिर हम अपने अकाउंट में लिख देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज calculate the gross profit if rate of gross profit is 25% on sales and cost of goods sold। COGS मतलब cost of goods sold are rupees 1,80,000। देखिए दोस्तों, इस पे आपको बता दो, सिंपल याद रखो, हमें दिया क्या है? हमें दी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी है? 1,80,000। लेकिन आप ध्यान दो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें दी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वो दी है 25%। किस पे? सेल पे। लेकिन हमारे पास सेल नहीं है, हमारे पास क्या है? कॉस्ट। तो सिंपल आप इतना याद रखो, ज्यादा लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास कॉस्ट है, आप कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करोगे। फिर इसको सेल नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, सेल निकालने की जरूरत नहीं है, आप कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करो। सिर्फ करना यह है कि जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट करने के लिए बोले, लेकिन आपको दी हो कॉस्ट, तो आपने जो परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में से माइनस कर लेनी है। यानी आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपके पास दी है इनटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। ये कब? याद रखो, अगर आपको कॉस्ट दी है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है किस पे? सेल पे। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आपका हो जाएगा 1,80,000 25/75। ये 3 के साथ कट गया, ये 6 के साथ, यानी 60,000। हमें इसने कहा 60,000। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमें निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना निकला? 60,000। तो ऑप्शन में ये आपको यहां दिख रहा है। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर आपको दी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जस्ट ए सेकेंड, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया। जस्ट ए सेकेंड, कहां गया? हाँ जी, चलिए जी, क्वेश्चन गायब हो गया था, वापस आ गया। तो एक बार फिर से देख लो कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 1,80,000, लेकिन याद रखो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कहा है इसने? 25% ऑन सेल। लेकिन सेल हमारे पास नहीं है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो और ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल पे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल 1,80,000 जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 25/100 माइनस 25 कर लेना है। 100 माइनस 25 करोगे 75 दिखेगा, डिवाइड कर लिया तो ये आपका हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 60,000। तो इस 60,000 का हमारा यहां पे जो आंसर दिख रहा है वो ए पार्ट में है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक 8,500, परचेजेस 30,700, डायरेक्ट वेजेस 4,800, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,800, क्लोजिंग स्टॉक 9,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी स्पेस खाली कर ले पहले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला है भाई, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है उसकी वैल्यू पुट कर लो 8,500, राइट, प्लस परचेजेस कितनी है 30,700, परचेज भी डाल दी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वेजेस जो हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, ये भी डाल दी 4,800। इंटरेस्ट ऑन लोन ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। माइनस कर लो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9,000 का। अब जरा मैं निकाल लूं कैलकुलेटर, इतना टाइम नहीं है कि मैं अब इसको ऐसे कैलकुलेट करूं बिना कैलकुलेटर के, तो चलिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 8,500 प्लस 30,700 प्लस
4800 माइनस कर लो इसमें से 9000, तो भाई मुझे जो आंसर दिख रहा है वो है 35,000। अब जरा ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी, तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन अगेन सेम टॉपिक फाइनल अकाउंट्स, इसके कुछ और एमसीक्यूज करेंगे, देखेंगे कुछ अगर मुझे प्रैक्टिकल पार्ट वाले और एमसीक्यूज मिल जाएं वो भी करेंगे। और उसके बाद आपका बचा है पार्टनरशिप, उसके 2-3 सेशन और 2-3 वीडियोस लेके आऊंगा खत्म। उसके बाद हम करें, नहीं एक टॉपिक और है उसके बाद शायद सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके भी। तो कुल मिला के 4-5 वीडियोस और आएंगे एमसीक्यूज के पुराने वाले सेशन पे, फिर नए सेशन पुराने वाले जो हमारा सिलेबस है उस पे, और फिर जो नया सिलेबस है जिसके लिए बड़ी डिमांड आपकी आ रही है कि न्यूली एडेड टॉपिक पे एमसीक्यूज, फिर मैं उसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी सेशन भी लेके आ रहा हूं कि जो अकाउंट्स है आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, तो एक स्ट्रेटजी सेशन भी लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपको बहुत जल्द, मे बी शायद कल मिल जाए, तो नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।